तैयारी करते हैं बहाली का, बिहार में तो नौकरी का क्रेज है और तैयारी करते हैं, उसके दरमियान उसमें झूठा केस या कोई भी केस सच्ची केस में इन्वॉल्व आपको या तो आजीवन कारावास या तो कम से कम 7 वर्ष की सजा नहीं हो जाती तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 हजार रुपया कमाने के लिए भी बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा था कि अगर किसी को मतलब जूता फट जाता था तो सिलाने का पैसा नहीं रहता। ये थाना जाएगा और निश्चित रूप से FIR होकर कोर्ट उस पर संज्ञान लेकर FIR करवा देगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ। जी बोलिए। बहुत सारे नौजवान स्वागत है दोस्तों अपनी पोस्टकार्ड में। एक सर हैं, अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं और उनका आज इंटरव्यू होगा और उनके बारे में जाने हैं कि केस में क्या है, डिफॉल्ट कैसे बचे और अपना पुलिस FIR नहीं लिखती है तो उसके बारे में भी जानेंगे। क्या ये भी जानेंगे सर का एक्सपीरियंस कब तक है, कब से जुड़े हैं ये सब, कितना केस हैंडल किया है, क्या क्या परेशानी है, ये सारा चीज सर बताएंगे। सर धन्यवाद सर, बहुत डाउन टू हम्बल है, आए और एक बार में राजी हुए, बहुत बहुत हमको अच्छा लगा क्योंकि हम सोच रहे थे ना सब बोल देता है, फ्यूचर में हम पूछते हैं ना बोलता है, लेकिन सर बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ किसी को बोलते हैं, ठीक है, जुड़ा हुआ, कोई घमंड नहीं। वकील है, कानून पे रखवाले इन्हीं लोग को कहता है, पुलिस वाला तो कानून को जो वो भी है लेकिन सब नहीं है, लेकिन असली रखवाला इन्हीं लोग है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप आए हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। बताएं जी। अच्छा, सबसे अपने बारे में बताइए सर, आप जर्नी कहाँ से स्टार्ट किए हैं और कब से जुड़े हैं इनसे, क्या आपका आइडिया था, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। देखिए, ऐसे तो हम इस पेशे में वर्ष 2012 से हैं। 2012 जी, उनसे पहले भी 2006 से हम कोर्ट में ही थे, प्रैक्टिस के तौर पे पहले प्रैक्टिस की। जी, पहले हम लोग किसी के अंदर थे और जूनियर में थे और काम सीखे, उसके बाद धीरे धीरे LLB हुआ और 2012 फरवरी से हम इस पेशे से जुड़े हैं और वकालत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ये बताइए कि अगर आप ये जो आए हैं शुरुआती दौर में, तो आपका आइडिया था या मम्मी पापा बोला चलो एक बेटा वकील ही होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस पेशे से जो है पूर्व से हमारे परिवार के कुछ लोग थे, उन लोगों को देखकर ही हमने इस पेशे में आने के बारे में सोचा और प्रिपरेशन कर, एग्जाम क्वालिफाई कर, पटना से लाइसेंस लेकर कटिहार व्यवहार न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्वालिफाई एग्जाम में बोले तो सर कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, कितने साल का कोर्स किए आप सर, आपका बेसिकली बताइए। आप तैयारी कर रहे हैं बेसिकली ये वकालत जो होता है इसके लिए हमको LLB करना पड़ता है, या जो लोग करना चाहते हैं उनको LLB करना पड़ेगा। LLB दो तरह के होते हैं। एक इंटर बेसिस पे अगर आप जाएंगे तो 5 साल के लिए जो है कि आपको पढ़ना होगा, और अगर आप ग्रेजुएशन करके जाते हैं तो आपको मात्र 3 साल में ही LLB की डिग्री प्राप्त हो जाएगी। और हम लोग मेरा जहाँ तक पठन पाठन का बात है तो मैं कटिहार DS कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया हूँ और DS कॉलेज के बाद जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है सूर्यदेव लॉ कॉलेज कटिहार से ही मैंने अपना, ये मेरा सेशन था 5 से 8 था ग्रेजुएशन और 8 से 11 था LLB। और जब इस पैसे में आया तो कभी मन किया कि ये दूसरा चीज करने छोड़ दे इसको, मतलब तैयारी प्रिपरेशन में स्टूडेंट का मन में एक सवाल है, आता है सबके मन में, तो ऐसा मन में आपके मन में आया था क्या? देखिए, जब मैं LLB कर रहा था उस समय मैं एक अच्छी कंपनी में, एयरटेल कंपनी में एज ए टीम मैनेजर का जॉब, जिसे TM कहते हैं, मेरे टीम मैनेजर था और 7 जिले को मैं देखता था। जी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, और मेरी अच्छी खासी सैलरी थी। लेकिन जब मैं अधिवक्ता बना, एग्जाम क्वालिफाइड किया, लाइसेंस लिया अधिवक्ता, तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा
जैसे एक ड्रीम अचीव होता है कर लेना, उस तरह से मुझे लगा। जब मैं काला कोट पहना तो मुझे लगा मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैं सारी मतलब जो जहाँ मैं कार्यरत था उस नौकरी को छोड़कर मैं यहाँ आया। लेकिन शुरुआती दौर में 1-2 साल ऐसा लगा कि वो मेरा जो वर्क छोड़कर यहाँ आना था वो सबसे बड़ी भूल थी। वो गलती आपने आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं अगर उस समय थे? जी, उस समय वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस समय मुझे लगा 1-2 साल ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक जॉब छोड़ के, सेटल जॉब था, 24,500 रुपया मेरा बेसिक सैलरी था, टीए डीए वगैरह, और यहाँ नहीं सर नौकरी क्या बोले, जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं कोई जॉब का, उस दरमियान हम लोग में कोई केस हो जाता है और केस होने के बाद उस केस में हम चले जाते हैं, क्या मेरा नौकरी हो पाएगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसलिए अच्छा सवाल किया है कि बहुत सारे नौजवान जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश उसके परिवार में पटेदार से या बगल वाले रिश्तेदार से झगड़ा झमेला हो जाता है, जिसमें उसका भी नाम दे दिया जाता है, और वो बहुत चिंतित हो जाते हैं कि क्या हमारी नौकरी में यह बाधक तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन युवाओं को भी बताना चाहता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ मारपीट का केस हो जाने से किसी के जिंदगी पर या किसी के नौकरी पर या किसी के नौकरी लगने में कोई समस्या नहीं आएगी। करने के बाद भी अगर नौकरी पे कोई समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या केस से किसी भी प्रकार का उसका जीवन प्रभावित नहीं होगा, जब तक उसमें वो सजाप्ता ना हो। सजा होने के बाद ही कुछ हो सकता है, फिर भी चांस जब तक केस चलेगा ड्यूरिंग ट्रायल आपको कहीं सोचना नहीं है, कहीं सोचना नहीं है। सिर्फ हम पे केस हो गया और हमको जो है नौकरी में दिक्कत हो जाएगा या फलाने में दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसा होना नहीं। धन्यवाद। और वो भी सजा ये नहीं है कि 3 महीना 2 महीना 6 महीना का है, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा। जब तक कैसे किया आपने आप? उस समय वही कुछ था जमा पूंजी, जिसको बैठ के मैंने मतलब उस समय मेरी शादी भी हो गई थी, बच्चे भी थे, बहुत स्ट्रगल भरा जिंदगी रहा 2-4-5 साल। उसके बाद जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरा ये दुनिया है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप कटिहार कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में अगर आप जम जाते हैं, आपको लोग जानने लगते हैं, आपके पास काम आने लगता है, तो फिर इससे अच्छा प्रोफेशन दुनिया में और कोई दूसरा नहीं। पावर भी है और ये एक सब रिस्पेक्ट करते हैं आपसे। जी, रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। थाना पुलिस में भी जो है कि जहाँ तक आपने पूछा कि थाना पुलिस वगैरह, मतलब हर जगह कोई भी पदाधिकारी के चेम्बर में चला जाता हूँ, अगर देखते हैं कि अधिवक्ता है तो वो रिस्पेक्ट की नजर से और ऐसे बोलते हैं, हाँ बोला जाए क्या बात, तो ये बहुत बड़ी बात। ये मतलब आपको एक ऑफिसर अगर आपको बोला जाए बोले जाइए, इतना रिस्पेक्ट से बात करते हैं? ऐसा नहीं है, हम लोगों को तो कटिहार जिले के जितने भी थाना है, 16 प्रखंड में 16 थाना है, SC/ST थाना है, महिला थाना है, कुल मिला के 22 थाना है, और सभी लोग हम लोग को डायरेक्ट जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। हम लोग को कहीं काम करने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए धन्यवाद, आप लोग को बहुत अच्छे थे क्योंकि आप लोग इस पद पे हैं। आप तो आप बहुत दिनों का अनुभव भी रह गया। मैं 2006 से कोर्ट में हूँ और लगभग 20 साल के लगभग होने जा रहा है, और एज ए अधिवक्ता मैं 2012 से हूँ, तो लगभग एक लंबी जर्नी रही है। तो इसलिए अब सारे लोग जान गए हैं, काम भी आ गया है और अच्छे से काम भी करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। आप कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहला केस कौन था आपका जो फाइनल था, इसके बारे में बताइए। ऐसे तो बहुत सारे केस हैं अब, लेकिन अचीवमेंट के तौर पे एक केस CA केस नंबर था, हाँ CA 2980-12 2980-12। उस केस में मैंने रिहा करवाया है और भी बहुत सारे केस में कराया, लेकिन वो CA 2980-12 एक डिफिकल्ट केस था। डिफिकल्ट केस वही था? हाँ, उसमें हमने सारे एक्यूज्डों को रिहा करवाया। ऐसे तो मैं
अभी तक अपने बलबूते, मतलब किसी भी बिना सीनियर के सहयोग के, जिसको मैंने शुरू से लड़ा और जजमेंट कराया, ऐसे लगभग 5-7 केस है जी अब तक। कि अगर इस केस में कोई केस लेके आए मेरे जी वीडियो के थ्रू, जी तो इसमें क्या एक समय ड्यूरेशन है कि लंबा समय क्यों चलता है केस में? सबसे नहीं, भारत न्याय संहिता में अब न्यायिक प्रक्रिया लंबी नहीं है, कैसे? लोगों का भूल है। लोग यूं ही कोर्ट कचहरी थाना पुलिस को बदनाम करते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है, अभी एक तो नंबर ऑफ केसेस कम हो गए पहले के मुताबिक, दूसरा है क्या कि अभी इतने सारे कोर्ट हैं कि बहुत जल्द से जल्द केस का निपटारा हो जाता है। पहले चार्जशीट वगैरह भी पुलिस समर्पित करने में थोड़ा समय लेती थी, लेकिन जब से बीएनएस आया तब से एक समय का ड्यूरेशन हो गया कि इतने दिनों के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना है, इतने दिनों के अंदर आपको ट्रायल सुन लेना है, इतने दिनों के अंदर आपको जजमेंट देना है। इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई विलम्ब होती है। अब से जो बीएनएस जी आई है, जी, बीएनएस आने से बहुत सारा जो टाइम है उसको सही किया गया है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है कि आप जो उसमें क्वालिफाई करने बोले थे एग्जाम में, तो बड़ी हार्ड होता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट भी बोला था एक बार वकील को, भाई पढ़िए आप वकील नहीं, बनिएगा। ऐसा नहीं है। जिस समय हम लोग एलएलबी किए कम थे, करने बोला है कटअप को कि कम किया जाए भाई, क्वालिफाई नहीं हो रहे हम लोग। जिस तो आप कैसे क्वालिफाई किए जिस भाई? समय हम एलएलबी किए थे, मैं एलएलबी किया था, उस समय के बनिस्पत आज की तिथि में एलएलबी करना बहुत डिफिकल्ट हो गया आज की जी। जैसे कैसे उसका क्वालिफाई कटअप मार्क्स ज्यादा कर दिया है नहीं, तो कटअप मार्क्स नहीं। पहले हम लोगों के समय क्या था कि पटना में जो रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग जाते थे, तो वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जाम नहीं होता था। वहाँ पे जो है सीधा हम लोग यहाँ से डिग्री लेके जाते थे, वहाँ जो चालान वगैरह होता था वो भरते थे, जमा करते थे, और हम लोगों को सर्टिफिकेट बार काउंसिल ऑफ पटना के द्वारा जो है दे दिया जाता था। लेकिन अब वो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको पुनः एक एग्जाम वहाँ क्वालिफाइड करना होगा, जो थोड़ा टफ होता है, प्री एग्जाम, जो थोड़ा टफ होता है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए किसी पे झूठा केस आरोप लग जाए, जी तो अगर वो झूठा केस में फंस गया है तो फिर उसको कैसे बचने का उपाय बताइए। झूठा केस किसी पे डोरी एक्ट लगा देता है, सही नहीं, बहुत सारा केस का मिसयूज होता है हमारे नजर से, और लोगों का सवाल है। देखिए, डोरी एक्ट जो बोलते हैं वो 498A होता है, और उसी को डोरी एक्ट बोला जाता है। 498A का मुकदमा यूं ही कोई किसी पर नहीं लगाता है। डोरी एक्ट का मामला जब कोई पत्नी अपने पति से तंग आती है, हाँ, ये उनसे जब डोरी का डिमांड होता है, दहेज का डिमांड होता है, उसके साथ दहेज के लिए अत्याचार होता है, तभी महिलाएं कोर्ट में आती है और उन पर जो है डोरी एक्ट का मामला करती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि अगर 100% डोरी एक्ट होता है तो 100% सच्चा नहीं होता है। बहुत जगह लड़कियों की भी गलती होती है, उनका अफेयर किसी और के साथ होता है, जिस कारण वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है, और पति पे बेवजह आरोप लगा के उसको परेशान करती है ताकि उसका उससे डिवोर्स हो जाए, वो जो है दूसरे जगह सेटल्ड हो सके। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जिसमें लड़कियों का सही में शोषण होता है, अत्याचार होता है उनके साथ, उनसे डोरी की डिमांड होती है, तो वो आते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी पर लगा देगा, जब भी लगाएगा वो पति पत्नी पर लगाएगा, तो पत्नी पति पर लगाएगा जी। सही में लगा कि आदमी तंग हो गए तो केस करता है, ऐसे नहीं करता। ऐसे कोई किसी कोर्ट आने का मतलब वो बहुत चीज झेला है, उसके बाद आया है, तब जाकर लास्ट ऑप्शन बचता है। तो बताइए कि अगर महिला के लिए डोरी एक्ट है, पुरुष के लिए कुछ एक्ट है क्या? तो एलिमनी चार्ज लगा देता है, भाई देना ही पड़ेगा तुमको। ऐसा नहीं है, लगाने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आरोप लगाने से वो दोषी हो जाता है। उसके लिए न्यायालय बैठे हैं, उन पर विचार होता है, सुनवाई होती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, तभी न्यायालय को डिसीजन देती है। तो अच्छा, मान लीजिए कोई पुलिस है, हम गए हैं एफआईआर लेके, मारपीट का मामला है, कोई भी मामला है, एफआईआर नहीं लिखती है ना, लगभग कोशिश करता नहीं लिखती, ऐसा उसको क्या करें कि एफआईआर लिख ले? क्या देखिए, एफआईआर के लिए जब आप थाना जाते हैं तो
यह थाना वालों का कर्तव्य होता है कि आपके द्वारा दिए गए आवेदन की सत्यता को जांच करे और जांच करके अगर उसे उचित लगे कि हाँ यह इनके साथ यह घटना घटी है और अनुसंधान के क्रम में उनको वो पाते हैं कि नहीं मतलब एफआईआर के लायक मामला है, तो वो निश्चित रूप से एफआईआर करते हैं। अगर कोई पदाधिकारी नहीं करता है तो उसके लिए आप उसके बड़े पदाधिकारी के पास उनकी शिकायत कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी थानेदार को हमने आवेदन दिया, वो एफआईआर नहीं कर रहे हैं और आपके साथ घटना घटी है, हाँ जो भी रहे, देखिए इतना तो अगर नहीं कर रहे हैं तो देखिए हम लोग किसी पर लांछन या आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए बोलने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन आरोप हम डायरेक्टली कैसे लगा सकते हैं बिना प्रूफ का? हाँ, तो एक सवाल रहता है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसके लिए आप क्या करें। अगर कोई पुलिस पदाधिकारी आपका एफआईआर नहीं लिख रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें? क्या करें? तो आप उन्हें एक आवेदन दीजिए। आवेदन पर अगर आपका एफआईआर नहीं हुआ, आपके साथ कोई घटना घटी, आपने आवेदन दिया और आप आवेदन पर एफआईआर पुलिस नहीं करती है, तो आप उसके बड़े पदाधिकारी जैसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, आरक्षी अधीक्षक महोदय हैं, इन लोगों को फिर आप आवेदन दें कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना घटी, हमने थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया, हमारे आवेदन पर एफआईआर नहीं हुआ, ऐसा अनुसंधान करके एफआईआर क्या होगा। अगर वो लोग भी नहीं करते हैं तो फिर आप न्यायालय आ सकते हैं, न्यायालय में कंप्लेंट फाइल कीजिए और उसको जो है सेक्शन अब केस ऑफ नेचर भी देखा जाएगा किस टाइप का केस है। अब आपके ऊपर अगर हत्या बलात्कार जैसे संगीन अपराधों का केस है तो फिर दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत, मतलब ड्रीम ट्रायल नहीं है। धन्यवाद ये बताने के लिए। अब ये भी बता दिए कि देखिए आप भी देखिए हो जाता है तो 7 साल से ज्यादा होना चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर बताए हैं आज। हमें जान के आश्चर्य लगा कि हम लोग बहुत गुमराह में थे सर, और बहुत को अभी भी है। हाँ है, बिल्कुल है। अगर आप अच्छे वकील हैं, भैया जी तो बहुत अनुभवी है और अनुभव के तौर पर ये एकदम पक्का प्रूफ के साथ बताते हैं। ये बात बोल रहे हैं कुछ बेस पे बोल रहे हैं, उससे बात बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते। चलिए, और अब ये बात बताइए सर, एक न्याय प्रक्रिया में लंबे समय से क्या चल रहा है कि आप जाइएगा, कोर्ट जाइएगा तो फिर वकील लोग लूट लेगा, ऐसा बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले लोग जागरूक नहीं थे, अब पब्लिक भी जागरूक हो चुकी है। पहले अधिवक्ताओं की संख्या कम थी, अभी अधिवक्ताओं की संख्या भी ज्यादा हो गई है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ अधिवक्ता लूटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जिस तरह का क्लाइंट आता है, फीस सबका अलग अलग होता है। अब मान के चलिए कि हम किसी काम के लिए 500 रुपया लेते हैं तो ये हमारी फीस है। अधिवक्ताओं का फीस तो कोई फिक्स्ड है नहीं। अब इसी काम के लिए कोई बहुत बड़े वकील हैं तो वो 5000 रुपया लेंगे। हाँ, ये तो है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई कटाक्ष नहीं होना चाहिए, सबका अपना अपना प्रैक्टिस है, अपना अपना फीस है। जी सर, एक फीस के बारे में बोले, जो ज्यादा जिसका ज्यादा फीस है वो ज्यादा बढ़िया है क्या, ऐसा है क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सभी कानून से बंधे हुए हैं और सभी वही काम करते हैं जो लॉ कहता है, जो सेक्शन कहता है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़े वकील पकड़ लिए तो उसके लिए कोई सेक्शन बदल जाएगा, या छोटे वकील है तो वो अलग सेक्शन पर काम करेंगे। मान के चलिए सपोज 300 सॉरी मतलब कोई भी सेक्शन है, पुराना धारा हम बता दिए, सेक्शन जैसे 115(2), 303 वगैरह जो बीएनएस की धाराएं हैं, मारपीट, चोरी, जो भी अभी है, तो इन सब सेक्शन में मान के चलिए कि जिसमें सीजीएम बेल देता है उसमें सभी अधिवक्ताओं खड़ा होंगे, सबको बेल मिलता है। जो नॉन बेलेबल सेक्शन है उसमें मान के चलिए सीजीएम जहाँ बेल नहीं देता है उसके लिए जज साहब के जाना पड़ेगा। तो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े वकील रख लिए तो हमको सीजीएम यहाँ से मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ सेम चलता है, सब धारा पे चलते हैं, सेक्शन पे चलते हैं और जो होना रहता है वही होता है। जी सर, अब तो बहुत दिन से जुड़े हैं, इससे अनुभव भी है आपको, तो ये काला कोट क्यों पहनता है, ऐसा तो यार है सर, इसमें क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा कुछ नहीं, जैसे यूनिफॉर्म है, ये वकालत का यूनिफॉर्म है, काला ही क्यों डिसाइड हुआ? अब ये तो हम बृहद पैमाने पे आपको नहीं बता पाएंगे,
लेकिन ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग का यूनिफॉर्म है जो सदियों से चला आ रहा है अंग्रेजी और टाइम से, और आज भी उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ आने के बाद जो केस लेके आता है वो सोचता है कि हमको बढ़िया वकील मिल जाए। क्या क्या क्राइटेरिया है कि हमको बढ़िया वकील मिल जाए? क्या बढ़िया वकील का कुछ क्राइटेरिया है? देखिए, हर हर केस के हर लोग चाहते हैं कि हम बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवावे और अच्छे से अच्छे वकील से कैसे पहचाने अपना मुकदमा लड़वावे, लेकिन ये तो देखिए, कौन क्राइटेरिया है ये पहचाने? इसमें दो तरह की बातें होती है। एक तो जो लोग आते हैं वो पहले से पता करके आते हैं, उनके गांव घर में जो मुकदमा चलता है वो किनसे लड़वाए हैं, वो पूछ जांच के ही आते हैं और वो उन्हीं से काम कराते हैं जिसके बारे में उसको लोग सजेस्ट करते हैं। ये उसके बाद जो नहीं जानते उसके लिए डायरेक्ट आया है कोर्ट? आया तो बहुत सारे लोग हैं, अपना क्या उसके लिए क्या बोला जाए। तो आइडिया है कटिहार सिविल कोर्ट में लगभग 1060 अधिवक्ता है, जिसमें हमको लगता है कि 600 से 700 रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं। तो अब 600 से 700 वकीलों के बीच अच्छे वकील को खोजना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। डिफिकल्ट है, यही तो है ही जनता के लिए। और जैसे जो बड़े लोग हैं, जो बड़े अधिवक्ता है, उसका नाम ऐसे भी चला हुआ है, तो आने के बाद ऐसे ही लोगों को पता चल जाता है कौन अधिवक्ता क्या है नहीं है, उस हिसाब से। आपको लगता है कि अगर न्याय व्यवस्था में कुछ और चेंज करना चाहिए सरकार को, या तो और अपडेट करना चाहिए? इस चीज में कमी क्या लग रहा है? कमी कुछ नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। पहले के बने तुलना में बहुत कुछ ठीक हो गया है। और अभी तो कटिहार कोर्ट, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं प्रैक्टिशनर हूँ, यहाँ पे लगभग 1 जज साहब हैं, 9 एडीजे साहब बैठते हैं, 1 सीजीएम साहब बैठ रही है, साहिबा बैठ रही है, एक एसडीजीएम साहिबा बैठ रही है, और लगभग जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे तो 16 से 17 जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठ रहे हैं। शराब के लिए 2 एक्साइज कोर्ट है, शराब के लिए, महिलाओं के लिए मैट्रिमोनियल और मेंटेनेंस के लिए 2 प्रिंसिपल जज बैठ रहे हैं। तो जजों की संख्या काफी है, कोई कोर्ट यहाँ वेकेंट है नहीं, और बहुत सुचारू ढंग से यहाँ काम चल रहा है। और यहाँ के जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं वो भी बहुत, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार होकर काम करते हैं, अधिवक्ताओं के सभी अधिवक्ताओं को बातों को भी सुनते हैं, और अभी यहाँ कोई किसी तरह का दिक्कत मेरे हिसाब से। धन्यवाद। चलिए, ये बात बताया है कि आगे देखिए, क्योंकि नया व्यवस्था धीरे धीरे बहुत सा अपडेट हो रहा है। ऐसा दिमाग में मत रखिए कि मेरा नया लेट मिल रहा है, और अब ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। अब सर बताएं, जैसे चार्जशीट का भी टाइमिंग दे दिया गया है, जितना दिन में पेश आपको करना है। सबसे बड़ी चीज, एक चीज और बताता हूँ, पहले कोर्ट में ऊपर हाकिम बैठे रहते थे, नीचे पेशकार पैसा लेकर डेट के नाम पर या किसी चीज, अब उसे भी ऑनलाइन कर दिया गया। आप घर बैठे मोबाइल पे ऐप खोल के किसी भी केस का डेट ले सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, नेक्स्ट डेट देख सकते हैं, तो इसलिए बहुत बेहतर हो रहा है। बेहतर से बेहतर हाँ, तो करने की कोशिश भी कर रही है, और अपडेट और जारी ही है। तो चलिए, धन्यवाद आपको, हमारे सवालों का जवाब दिए, बहुत सारे सवाल का जवाब दिए हैं। धन्यवाद करना था इस माध्यम से। आइए, और इनका नंबर है, आपका नंबर थोड़ा बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजीव कुमार महासेठ है, मैं अधिवक्ता हूँ। मेरा घर नया टोला कटिहार हुआ, और मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों देखता हूँ, और एक लंबे समय से कटिहार कोर्ट में कार्यरत हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9470703345, दूसरा नंबर 6200705960 है। किसी भी प्रकार के समस्याओं के लिए आप मुझे से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के केस के लिए आप मेरे से मिल सकते हैं। थाना पुलिस में अगर आपका काम अटका हो, उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कटिहार जिले के किसी भी अंचल में आपका काम रुका हो, कोई सीओ के यहाँ आपका काम रुका हो, कोई ब्लॉक में आपका काम रुका हो, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जहां तक होगा पूरी मदद करके आपके काम को संपन्न कराने का काम करूंगा। और अगर इस चैनल के माध्यम से
आपका क्या नाम है? अपनी पॉडकास्ट प्रेम, अपनी प्रेम मेरा नाम है। प्रेम जी के थ्रू भी अगर आप आते हैं तो आपको विशेष जो है मेरे तरफ से सुविधाएं दी जाएंगी और आपका भरपूर सहयोग किया जाएगा। और हमारे पास एक खासियत है कि आपके पास पैसा हो ना हो, आप मेरे से संपर्क करें, कम से कम फीस लेके मैं काम करता हूँ। हाँ, पैसे के बारे में बात है, सुनते हैं कि पैसा वाला और राजनीतिक वाला केस को अपने फेवर में ले लेता है, ये बात सत्य कहाँ? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जिसके पास पैसा है वो गरीबी के लिए कानून नहीं है भाई, पैसे वाला भी है। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, गरीबों के लिए भी कानून है। गरीब पैसे वाले के बनस्पत थोड़ा पिछड़ जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं, जिस कारण से उसका जो है केस थोड़ा खराब हो जाता है। अगर गरीब है और उसको जानकारी है तो फिर वो पीछे नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैनल बने हुए हैं, जैसे मेरे ठीक सामने उधर दिखा सकते हैं, न्याय सदन कटिहार है और इसी के सामने मैं बैठता हूँ। ये न्याय सदन कटिहार में जो है, अगर आप गरीब हैं, निस्सहाय हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप यहाँ पे आवेदन दीजिए, आपको सरकार के द्वारा जो है अधिवक्ता प्रदान किया जाएगा, वो आपके केस को लड़ेगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप आवेदन नहीं लिखा पा रहे हैं, आप जाइए, वहाँ आपके लिए 24x7 आदमी बैठा हुआ है, आपकी बातों को सुनेगा, आवेदन लिखेगा, उसको ले जाके आप संबंधित विभाग में दे सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने की जानकारी लोगों के पास नहीं है, जिस कारण से कैसे हम लोग डायरेक्ट एकदम खुला हुआ दरबार, आप जाइए, बताइए मेरी समस्या, वहाँ लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। थैंक यू। और आपको बता दिए कि सबके लिए न्याय बराबर है, जो थोड़ा पैसा जिसके पास है तो वो अच्छे वकील कर लेते हैं, अगर आपको अच्छे वकील नहीं करते, आपके लिए फ्री वकील दिया गया है, हर चीज फ्री है, तो आपको डरने की बात नहीं है, हिम्मत लेके आना है। कोई सर अगर मान लीजिए तो पुलिस वाला आए घर में गाली गलौज थप्पड़ मारे, तो उस पर क्या कैसे हम सबूत इकट्ठा करके उस पर एक्शन लगाए? वीडियो बना लीजिए उसका, वीडियो बना, मोबाइल तोड़ दिया मैं तो ऐसा पटाखे सर नहीं, तो ऐसा है, देखिए कोई भी पदाधिकारी या कोई भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करे, ठीक है। अगर वो ऐसा करता है तो वो कानूनन दोषी होगा और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए गाली गलौज कर दिया तो लोग उसके खिलाफ जाते नहीं। अगर सबसे बड़ी बात, अगर कोई पुलिस पदाधिकारी बेवजह किसी को परेशान करता है, हरास करता है या उसे गाली गलौज देता है, उसके साथ एब्यूजिंग करता है, उसके साथ किसी भी तरह का उसको असॉल्ट करता है, तो उसके लिए भी प्रावधान है, आप उनके खिलाफ आवेदन दीजिए। अगर जिस थाने में वो कार्यरत है वहां आवेदन नहीं ले रहा, उसके खिलाफ बड़े पदाधिकारी का आवेदन दीजिए और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनमें इतना कॉन्फिडेंट है कि हर केस का मामला ये सॉल्व कर सकते हैं। हम बोलते हैं आइए डायरेक्ट इनसे बात कीजिए, डाउन टू अर्थ है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्यादा पैसा है कम पैसा है, ये नॉमिनल फी में कर देते हैं सर। जी आप मेरे पास जो है ना फीस के लिए हम लोग ने कि नहीं इसमें इतना ही देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति जैसा है, हम लोग का फीस का कोई मतलब बंदिश में नहीं है कि इसके लिए ये चार्ज है, इसके लिए ये चार्ज है। जो आए खुशी से दे, कुछ कम दे, कुछ बेसी दे, जो जैसा आएंगे। जो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके साथ अत्याचार हो गया, उसके अगल बगल वाले उसके साथ मार पिटाई कर दिए, सर फट गया, वो उस टाइप के लोग भी हमारे पास आते हैं। पैसा नहीं है बाबू, लाओ कागज भी क्या लाओ, कागज अपने पास है, निकाला, आवेदन लिखा, जाइए माता जाइए बाबूजी, और उसको लिख के भेजता हूँ। और फिर मैं अपने फोन से उस थाना जिस क्षेत्र के वो होते हैं, उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को मैंने फोन करके मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं भेज रहा हूँ, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इस पर जो है आप उचित कार्रवाई कीजिए। और कार्रवाई निश्चित रूप से होती है, बिना पैसे का भी अच्छे से अच्छा काम किया हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भाई। अगर आप हर चीज से मदद करने के लिए तैयार है, जो आप थोड़ा गरीब है भाई, गरीब तो होता है सब जगह है, अगर है तो उसका भी हेल्प है, अमीर है तो उसका भी हेल्प करेगा, किसी से ज्यादा फीस नहीं लिया जाएगा, न कम है तो भाई कम में भी कर देते हैं। और यहाँ तक कि थाना से अपने फोन से फोन कर देते हैं, ऐसा ऐसा फलना आपके थाना क्षेत्र से आया गया है, आप उसको देखिए थोड़ा। तो इतना स्वाभाविक आदमी और इतना डाउन टू अर्थ आदमी मिलेगा आपको। हम तो कहते हैं कि आइए एक बार, अगर कोई भी मामला केस है, उस नंबर पे दिए हुए पीछे नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और सर से मिलिए और
अब अपना बातों को समझाइए और प्रूफ 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 जुटाइए और प्रूफ। अच्छा एक बात है कि बिना प्रूफ का मान लीजिए कि सत्य मेरे साथ हुआ है, तो मेरे पास प्रूफ बहुत कम है, तो कैसे प्रूफ को जुटाएं? ये किनका काम है, मेरा काम या पुलिस का काम होता है, बताइए इसमें नहीं हम नहीं, लोग वो तो confused है। देखिए, जी अब वो नेचर ऑफ केसेस पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह का केस है और उसमें किस तरह के एविडेंस की जरूरत होती है। अब मान के चलिए आपके साथ मारपीट हुआ, तो मारपीट में जरूर है कि आपको चोटें आई होंगी, तो वही आपका प्रूफ है। मारपीट हुआ आपके घर में घुसकर अगर हुआ तो घर का सामान तोड़फोड़ हुआ होगा, वो प्रूफ है। इसलिए चलिए प्रूफ के लिए भी आप निश्चिंत रहें, और प्रूफ तो मिल ही जाएगा। अगर वकील साहब से आते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको आइडिया बताया, कहीं ना कहीं आपको ये देगा केस के मामले में कैसे आपको प्रूफ जुटाना है, कैसे क्या करना है, सब वकील भी कर देंगे। ये तो आप लोग भी बता ही देते हैं क्या? जी प्रूफ का यहाँ जरूरत नहीं है। प्रूफ क्या होता है, घटना घटी, आप आवेदन देंगे, पुलिस अनुसंधान करेगी, अपने प्रूफ खोजेगी। पुलिस से काम करता है। थैंक यू सर। और